7 पेपर सॉल्विंग चैलेंज का आज फर्स्ट डे है, जिसमें हम 8 अप्रैल 2023 का जो मॉर्निंग शिफ्ट था वो पेपर सॉल्व करने वाले हैं। ठीक, अब इसमें कुछ क्वेश्चंस हम हटा दिए गए हैं। वो क्वेश्चन है जिनका पोर्शन जो है वो 2024 के सिलेबस से हटा दिया गया है। मतलब जेईई मेंस का जो 2024 का अपडेटेड सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग हम इसमें प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो जो पोर्शन हटा दिया गया उस पोर्शन का हमने इसमें क्वेश्चंस भी रिमूव कर दिया गया, ताकि अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग हम इसमें प्रॉब्लम सॉल्व करें। ठीक, तो बिना कुछ फालतू बकैती के प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन, ए चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड B हैज अ component of velocity B as well as component of velocity along B as well as perpendicular to B. The path of the charge particle will be क्या होगा। ठीक, तो सवाल क्या दे रखा है, मतलब लेट्स से कोई मैग्नेटिक फील्ड है, कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है। अब बोल रहा है कि उसका जो वेलोसिटी है उसका एक कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग है। मतलब लेट्स से ये B है तो B का एक अलोंग है और वेलोसिटी का कंपोनेंट एक पैरेलल भी है। तो जो पाथ होगा वो क्या होगा। तो ये वाला जो वेलोसिटी है हम जानते हैं काफ़ी स्टैंडर्ड सा, ये वाला जो वेलोसिटी है उस वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं होगा, तो वो वैसे के वैसे मूव करते रहेगा। और ये जो परपेंडिकुलर वाला वेलोसिटी है उसकी वजह से जो ये पार्टिकल होगा वो सर्कुलर मोशन में मूव करेगा। तो वो बोथ कंबाइन क्या होगा, सर्कुलर मोशन, सर्कुलर पाथ पे भी मूव करेगा और आगे भी बढ़ेगा। तो जो पाथ होगा वो क्या, हेलिकल हो जाएगा। ठीक, तो हेलिकल पाथ विथ एक्सिस परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नहीं, हेलिकल पाथ होगा बट विथ एक्सिस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, स्ट्रेट तो होगा नहीं, हेलिकल पाथ विथ एक्सिस अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है इसमें। ठीक, मतलब जो उसका एक्सिस होगा वो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग होगा। ठीक, अगले सवाल की तरफ प्रस्थान करते हैं। Two projectile A and B are thrown with initial velocity 40 meter per second and 60 meter per second at an angle 30 degree and 60 degree with horizontal respectively. The ratio of their ranges respectively will be क्या होगा हमें बताना है। तो रेंज का रेशियो बताना है। तो मतलब बेसिकली R1/R2 हमें कैलकुलेट करना है। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, U² sin 2θ/g। रेशियो कैलकुलेट करना है तो जी तो दोनों में सेम होगा, खत्म हो जाएगा। बचेगा क्या, U² sin 2θ। तो बेसिकली मतलब R1 UN² sin 2θ/U2² sin 2θ। अब डायरेक्ट हम लिखेंगे U1 की वैल्यू, मतलब 40 का स्क्वायर बाई 60 का स्क्वायर, और sin 2θ मतलब sin 30 डिग्री और 60 डिग्री है। ठीक, तो 30 का मतलब 230 मतलब 60 डिग्री हो जाएगा, और sin 2θ मतलब ये 120 डिग्री हो जाएगा। ठीक, ये क्या बना, 0 से 0 कैंसिल, ये 2/3 का स्क्वायर 4/9 हो जाएगा। ठीक, इंटू साइन 60 और साइन 120। साइन 60 का वैल्यू क्या, √3/2, और साइन 120 का क्या हो जाएगा, साइन मतलब इसको क्या 90 + 30 लिख सकते हैं। तो साइन 90 + 30 cos 30 के बराबर हो जाएगा। माइनस cos 30 होगा पर उससे कुछ माइनस का साइन 90 + 30 + cos 30 ही होगा। और cos 30 की वैल्यू क्या, √3/2, तो वो भी √3/2 हो जाएगा। ये सब खत्म, तो बचा क्या, 4/9। तो रेशियो जो है वो 4:9 हो जाएगा। तो इस तरह से एग्जाम्स में भी आपको थोड़ा सा स्पीडअप दिखाना है। यही स्पीडअप की मैं बात कर रहा था, जो पिछला वीडियो मैंने जो अनाउंसमेंट था उसमें कर रखा था कि चीज़ें हमें फास्ट करना है, एक्यूरेसी के साथ करना है। उसके कुछ टेक्निक होते हैं, मतलब ये सिंपल सा टेक्निक है। अभी आगे हम बहुत सारी चीज़ें देखने वाले हैं कि मतलब जो फालतू की चीज़ें वो हम ना लिखें। जी हम जानते हैं दोनों में वो कट फट जाएगा तो उसको नहीं लिखेंगे यहाँ पे। ये छोटा थोड़ा थोड़ा जो टाइम सेविंग है ये कंबाइन करके एक अच्छा खासा टाइम बच जाता है। तो हम फालतू की चीज़ें इसमें लिखेंगे नहीं, फिर वाले फॉर्मूला लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, कट फट करेंगे, डायरेक्ट मतलब करेंगे। इससे भी आप फास्ट कर सकते थे कि इसको डायरेक्ट आप 4/9 लिख सकते थे, पर उसमें मिस्टेक्स होने के चांसेस भी हो जाते हैं। तो एटलीस्ट मैं रिकमेंड करूँगा कि जब तक आप में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है तो तब तक इतना तो एटलीस्ट लिख ही लो। तो एकदम से बिल्कुल भी लिखना बंद मत कर दो, क्योंकि उसमें फिर निगेटिव होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक, तो ये मैं बोल रहा था कि निगेटिविटी से बचने के लिए कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं है। पिछले वाले वीडियोज़ में मैंने बताया था। और ये आप चीज़ें कर कर के ही सीखोगे। तो जैसे जैसे हम अलॉन्ग प्रोसीड करेंगे इसमें चीज़ें आप और क्लियर होते जाएगी कि चीज़ें अप्रोच कैसे करना है, निगेटिविटी से बचना कैसे है। ठीक, आगे प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि सर्टेन गैल्वेनोमीटर हैव ए फिक्स्ड कोर मेड अप ऑफ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। द फंक्शन ऑफ दिस मेटालिक मटेरियल इज क्या होता है गैल्वेनोमीटर में। अब गैल्वेनोमीटर में जो मेटालिक मटेरियल लगा हुआ होता है उसका काम क्या होता है, वो बेसिकली उसमें ईडी करंट प्रोड्यूस होता है। उससे होता क्या है कि गैल्वेनोमीटर का जो मूव करता है वो जो उसका रीडिंग
वो तुरंत जीरो हो सके, मतलब उसका रीडिंग जो पॉइंटर है वो एकदम रेस्ट पे आ सके जल्दी से, इसलिए वो मेटालिक मटेरियल लगाया जाता है, क्योंकि उसमें ईडी करंट प्रोड्यूस होता है। ईडी करंट प्रोड्यूस होने की वजह से एनर्जी लॉस होता है। जब एनर्जी लॉस होगा तो उसका पॉइंटर जो होगा वो जल्दी से रेस्ट पे आ जाएगा। ठीक, तो ब्रिंग द कॉइल टू रेस्ट क्विकली, ये फंक्शन होता है। तो इसका जो बी ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये जो बताया बेसिकली थियोरेटिकल था, थियरी आपको पता होगा तो सॉल्व होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। तो अगर आपको थियरी नहीं पता है तो इसको क्वेश्चन को छोड़ ही दो, फिर सॉल्व नहीं होना है, निगेटिव करके आओगे, फालतू का तुक्का मारोगे तो। ठीक, और पता है तो तुरंत सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिवन टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1 बोल रहा है कि इफ हीट इज एडेड टू अ सिस्टम इट्स टेम्परेचर मस्ट इंक्रीज। ये थर्मोडाइनेमिक्स में तो क्या होता है, डेल्टा क्यू इजकल टू डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। मतलब जो भी हम हीट सप्लाई करते हैं वो कहाँ जाता है, वर्क डन में जाता है, और उसका इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करने में जाता है, मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है। ठीक, तो जो भी हमने हीट सप्लाई किया वो क्या होगा, वर्क डन होगा, नहीं तो मतलब उसका इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगा। यहाँ पे दे रखा है कि अगर हम हीट सप्लाई करें तो वो टेम्परेचर मस्ट है कि इंक्रीज करेगा ही। मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करने का मतलब क्या है कि एकदम जरूरी है कि वो इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करेगा ही। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ऐसा हो सकता है कि आपने हीट सप्लाई किया और वो हीट वर्क डन करने में चला गया, उसमें उसकी वजह से टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं हुआ आया, मतलब इंटरनल एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं आया, वो सारा का सारा हीट वर्क डन करने में चला गया। तो ज़रूरी नहीं कि ये स्टेटमेंट सही है। ठीक, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक, दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। दूसरा स्टेटमेंट मतलब स्टेटमेंट 1 तो फॉल्स है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, इफ पॉजिटिव वर्क इज डन बाय अ सिस्टम इन द थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस इट्स वॉल्यूम मस्ट इंक्रीज। ये सही है। वर्क डन इजकल टू क्या होता है, इंटीग्रल पी डॉट डी वी। ठीक, तो अगर पॉजिटिव वर्क डन हुआ है तो मतलब वॉल्यूम पॉजिटिव होगा, तभी वर्क डन पॉजिटिव हुआ है तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। तो ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। तो स्टेटमेंट 2 जो है वो क्या है, ट्रू है, और 1 फॉल्स है। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, 1 फॉल्स 1 ट्रू 1 फॉल्स, बट सेकेंड स्टेटमेंट इज ट्रू, यानी कि डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। The weight of a body on earth is 400 न्यूटन, then the weight of the body taken to the depth equal to half of the radius of earth will be क्या होगा। तो मतलब बेसिकली g हाफ ऑफ द रेडियस पे क्या होगा, तो डाउन द अर्थ जब हम जाते हैं तो जो g एट d मतलब डेप्थ d पे जो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, g इंटू 1 माइनस डी बाई आर, जहाँ पे r क्या रेडियस ऑफ अर्थ, d डेप्थ, और g क्या एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, और ये क्या एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ डेप्थ d इनसाइड द सरफेस ऑफ अर्थ। अब इसमें क्या दे रहेगा, डेप्थ इक्वल टू हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ, मतलब डी की वैल्यू क्या है, कैपिटल आर बाई 2। तो बस जी इंटू 1 माइनस डी की वैल्यू आर बाई 2 करे तो आर आर कैंसिल हो जाएगा, 1/2 बचेगा, तो मतलब जी की वैल्यू 1/2 हो जाएगा। तो जी अगर आधा हो गया तो जो वेट होगा वो भी आधा हो जाएगा, मतलब वेट क्या होता है एम जी के बराबर। ठीक, तो सिंपल आधा हो जाएगा, लिखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो 400 है तो उसका 200 हो जाएगा। ठीक, तो यानी कि क्या, फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एन एल्युमिनियम रॉड ऑफ यंग्स मॉडुलस दिस अंडरगो एन इलास्टिक स्ट्रेन ऑफ 0.04%, द एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम स्टोर्ड इन द रॉड इन एसआई यूनिट इज क्या होगा। ठीक, मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हमें कैलकुलेट करना है। तो बेसिकली एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो एनर्जी बाई वॉल्यूम, उसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। ठीक, लेकिन स्ट्रेस इजकल टू क्या होता है, वाई इंटू स्ट्रेन। तो इसको वाई इंटू स्ट्रेन और एक और स्ट्रेन जो था स्ट्रेन स्ट्रेन मिलके स्ट्रेन स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे हमें यंग्स मैंने इसको स्ट्रेन और वाई के टर्म्स में क्यों लिखा, क्योंकि हमें यही दो इन्फॉर्मेशन दिया गया है। तो इसी दो इन्फॉर्मेशन के टर्म्स में मतलब हम फार्मूला को मॉडिफाई कर देंगे। अब यंग्स मॉडुलस पता है, स्ट्रेन पता है, सिंपल वैल्यू पुट करेंगे, लेकिन यहाँ पे ध्यान देंगे कि स्ट्रेन जो दे रखा है वो परसेंटेज में दे रखा है, यहाँ पे हमें स्ट्रेन पुट करना होता है। तो जो परसेंटेज स्ट्रेन होता है वो क्या होता है, स्ट्रेन इंटू 100 के बराबर होता है। यहाँ पे परसेंटेज स्ट्रेन 0.04 दे रखा है, तो जो स्ट्रेन होगा वो क्या है, परसेंटेज स्ट्रेन बाई 100 के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे जो स्ट्रेन पुट करना है वो ये वाला पुट करना है। ठीक, ना कि डायरेक्ट परसेंटेज स्ट्रेन वहाँ पे पुट कर दें। तो स्ट्रेन जो होगा वो एक्चुअल में इतना होगा, वो चीज़ें यहाँ पे पुट करेंगे सिंपल। तो हाफ यंग्स मॉडुलस वाई की वैल्यू 7 इंटू 10 की पावर 10 इंटू स्ट्रेन स्क्वायर, तो दिस का स्क्वायर। अब दिस कितना है 4, और ये 2 पॉइंट डेसिमल हटाए तो नीचे 100 जाएगा, तो मतलब 4/10 की पावर
4 हो जाएगा, तो 4 4 जो 16 और नीचे 10 की पावर 4 का स्क्वायर 8 हो जाएगा। ठीक, ये कैंसिल होगा तो 10 की पावर 2 मतलब 100 बचेगा। 2 से ये 8 टाइम्स में, 8 से ये 7 टाइम्स में, 8 7 जा 56 पे 00, तो ये एनर्जी हो जाएगा 56 पे 00, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आपको एग्जाम्स में भी इस पैटर्न में चीज़ें अप्रोच करना है। ठीक, चीज़ें समझ में आ रहा है। ठीक, कोशिश करना है कि इस तरीके से अप्रोच करें, चीज़ें आप फास्ट कर पाओगे और एक्यूरेसी भी आएगा। जितना चीज़ें ज़रूरत है लिखने का उतना हम लिख रहे हैं, जितना चीज़ें आप मुंह से कर सकते हो उसको मुंह से कर लो। ठीक, इससे भी ज़्यादा अगर आप कर सकते हो विथ कॉन्फिडेंस, वो ध्यान देंगे तो करना। अगर कॉन्फिडेंस थोड़ा कम है तो थोड़ा लिख लो, वो ज़्यादा बेटर है। ठीक, क्योंकि निगेटिविटी से तो हमें हर हाल में बचना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एट एन इंस्टेंट द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ऑफ मास दिस इज दिस, द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल्स एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड इज दिस, देन द वैल्यू ऑफ एक्स विल भी क्या होगा। अब यहाँ पे ध्यान से देंगे, हमें फोर्स का मतलब हमें कैलकुलेट क्या करना है, एक्स। एक्स क्या है देखा जाए तो फोर्स का जे वाला कंपोनेंट है, तो हमें सिर्फ जे वाला कंपोनेंट पे ध्यान देना है। एक्स वाला कंपोनेंट क्या है उससे हमें फ़र्क भी नहीं पड़ना है, तो नहीं चीज़ें हम ध्यान भी नहीं देंगे, क्योंकि एक्स कंपोनेंट और जे कंपोनेंट दोनों इंडिपेंडेंट होता है, ये हमको पता है। तो अगर हमें जे कंपोनेंट से एक्स कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेशन वाइज हम सिर्फ और सिर्फ जे कंपोनेंट का करेंगे। ठीक, तो अगर हमें फोर्स कैलकुलेट करना है तो क्या पहले एक्सेलेरेशन कैलकुलेट करना होगा। एक्सेलेरेशन के लिए जे कंपोनेंट का एक्सेलेरेशन 2 बार इसको मतलब डेरिवेटिव करेंगे, 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक, तो ये दे के रखा है, मतलब पोजीशन दे रखा है, एट एन इंस्टेंट सॉरी वेलोसिटी दे रखा है, तो एक्सेलेरेशन के लिए एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे। सॉरी, चीज़ें स्पीड अप में करोगे तो एरर का चांस ज़्यादा हो जाता है, तो उसको ध्यान से देख के करेंगे। यहाँ पे वेलोसिटी दे रखा है, एक्सेलेरेशन के लिए एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, जे कंपोनेंट का डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक्सेलेरेशन कितना हो जाएगा 6t हो जाएगा, ये एक्सेलेरेशन हो गया। मास से मल्टीप्लाई करेंगे, 500 ग्राम में दे रखा है, केजी में कन्वर्ट करने लगे 1000 डिवाइड। अब ये क्या हो गया, फोर्स हो गया। ये कब हमें कैलकुलेट करना है, टी इक्वल टू 1 सेकेंड पे कैलकुलेट करना है, तो ये 1/2 6 इंटू टी की वैल्यू 1, तो क्या हो गया 3 न्यूटन, यानी कि जे कंपोनेंट ऑफ द फोर्स जो है वो कितना हुआ 3 न्यूटन, यानी कि एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रखा है फॉर द लॉजिक सर्किट सोन द आउटपुट वेव फॉर्म वाई विल बी क्या होगा। ठीक है, तो मतलब इनपुट दे रखा है, वाई आउटपुट हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, इसको देखते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब इसमें क्या कर सकते हो, ट्रूथ टेबल बना लो, उससे ही मतलब आसानी से चीज़ें हो जाएगी। ठीक, तो ट्रूथ टेबल बनाए, तो एक्स और वाई का अगर इनपुट डालें, एक्स वाई सॉरी ए और बी है यहाँ पे, तो ए और बी ले लेते हैं। ए और बी का इनपुट डालें तो आउटपुट क्या होगा वो देखते हैं। तो 4 कॉलम बनेगा, 3 और 4 लेट से। ठीक, अब लेते हैं जैसे कि लेट से, अब ए और बी का इनपुट ये दे रखा है, आउटपुट क्या होगा हमें देखना है। ठीक, तो पहले देखें तो इनपुट ए का क्या है 0, बी का भी 0, तो अगर इनपुट 0 और 0 हो तो आउटपुट क्या होगा वो देखते हैं। ठीक, तो आउटपुट के लिए क्या, अब 0 अगर यहाँ पे डालें तो ये गेट कौन सा है पहले उसको ध्यान से देखेंगे, तो ये कौन सा गेट है, नैंड गेट है। ठीक, एंड और यहाँ पे नो गेट लगा हुआ है तो नैंड गेट हो जाएगा। ठीक, तो अगर यहाँ पे 0 गया तो 0 0 मतलब इनपुट दोनों 0 0 होगा, तो उसका एंड में क्या होगा 0 0 का 0 ही होगा, और फिर नॉट लग जाएगा तो 1 बन जाएगा, यानी कि इसका आउटपुट जो होगा क्या 1 होगा। ठीक, तो इसका आउटपुट यहाँ पे 1 गया। यहाँ पे भी बी का भी स्टार्टिंग में 0 है, ये 0 गया 0 0 फिर सेम है तो 1 हो जाएगा, और फिर 1 1 का जो आउटपुट होगा क्या बन जाएगा 1 1 का एंड में 1 रहेगा, फिर नॉट गेट लग जाएगा तो 0 हो जाएगा। ठीक, तो फाइनली आउटपुट यहाँ पे क्या मिलेगा 0, तो यहाँ पे फाइनल आउटपुट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, वैसे अब दूसरा वाला देखें, तो दूसरा वाला क्या दे रखा है, सेकंड में ये 0 है और ये 1 है। ठीक, तो मतलब ए में 0 है तो 0 है तो इसका 1 होगा, वो श्योर है, और यहाँ पे 1 है तो 1 है तो क्या आ जाएगा 1 का 1 1, और फिर गया 1 1 का क्या हो जाएगा 0 बन जाएगा, फिर 0 यहाँ पे गया तो ये 0 हो जाएगा, 0 1 का क्या एंड से लगाएंगे तो 0 बन जाएगा, और फिर 0 को नॉट गेट करेंगे तो 1 बन जाएगा, तो मतलब नैंड गेट के थ्रू यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा। ठीक, तो 0 और 1 है यहाँ पे, तो ये क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। ठीक, तो अब चीज़ें ध्यान में आ रहा है, तो यहाँ पे ज़रा अगर अभी क्रॉस चेक करें, इस दो ही पे अगर रिजेक्शन मेथड लगाएं तो ये क्या बन जाएगा 0 0 का 0, तो मतलब 0
फर्स्ट तो इनपुट जीरो है, तो फर्स्ट जीरो इनपुट इसका है, ये 1 है तो ये नहीं होगा। तो फर्स्ट इनपुट ये तो इनकरेक्ट हो गया, ये भी 1 है तो ये भी नहीं होगा। फर्स्ट जीरो होगा, ये जीरो होगा, दोनों में सही है। सेकंड में देखा जाए तो सेकंड में 1 आ रहा है, मतलब दूसरा आउटपुट, यहाँ पे आउटपुट जीरो दे रखा है, उसकी वजह से ये रिजेक्ट हो गया। तो अब बाकी के हमें सॉल्व ही नहीं करना है, बाकी का 2 चेक ही नहीं करना है। यहीं पे सारा ये 3 रिजेक्ट हो गया, तो बचा सिर्फ यही वाला, तो यही वाला करेक्ट होगा। तो ऐसे तरीक़े से करके आप टाइम सेव कर सकते हो एग्ज़ाम्स में, मतलब ठीक। तो बस इसी को 2 को करके छोड़ देंगे, बाकी का 2 करके टाइम वेस्ट करने का ज़रूरत ही नहीं है। अब आप अगर कॉन्फिडेंस लो है कि मतलब पता नहीं सही है या नहीं, तो एक और सॉल्व करके टेस्ट कर सकते हो कि जैसे इसके अकॉर्डिंग 1 यहाँ पे है तो 1 आ रहा है कि नहीं। अगर 1 आ रहा है तो फिर सही है, वो कॉन्फिडेंस के लिए। अगर लो कॉन्फिडेंस में हो तो, अगर हाई कॉन्फिडेंस हो कि नहीं जो मैंने किया है वो सही है, तो फिर तो ठीक है, ये 4th ऑप्शन टिक मार करके निकल जाओ आगे, ठीक। तो इस तरीके से आप टाइम सेव कर सकते हो ये स्ट्रेटजी यूज करके। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है कि गिवन बिलो वाला 2 स्टेटमेंट, इफ ई इज द टोटल एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट मूविंग अराउंड द अर्थ देन इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल बी E/2। अब सैटेलाइट कोई मूव करता है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी होता है, कैसे रिलेटेड होता है वो चीज़ें हमको याद पता होना चाहिए। अगर लेट से टोटल एनर्जी मान लेते हैं कि -E0 है, टोटल एनर्जी नेगेटिव में होता है तो लेट से उसको -E0 ले लेते हैं। तो जो काइनेटिक एनर्जी होता है, लेट से इसको टोटल एनर्जी बोल देते हैं, काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो टोटल एनर्जी के बराबर ही में ही होता है, बस मैग्नीट्यूड उसका पॉजिटिव होता है, ठीक। और जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो टोटल एनर्जी का डबल होता है, ठीक। ये ध्यान में रखेंगे। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनता है नीट में, सॉरी नीट में नहीं, मेंस में, मैं नीट बोल गया, मतलब मेंस में। एडवांस में तो डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चंस नहीं बनता है, पर मेंस में बहुत सारे इसका क्वेश्चन बनता है ये रेशियो पे, ठीक। जैसे यहीं पे दे रखा है, तो यहाँ पे दे रखा है कि टोटल एनर्जी ई है और पोटेंशियल एनर्जी बोल रहा है कि E/2 होगा। नहीं, टोटल एनर्जी अगर ई है तो पोटेंशियल एनर्जी उसका डबल होना चाहिए, ना कि हाफ होना चाहिए, ठीक। साइन दोनों का सेम ही होता है। तो यहाँ मैग्नीट्यूड वाइज बात कर रहा है, आई होप। तो यहाँ पे जो हाफ दे रखा है पहले तो वही गलत है, डबल होना चाहिए, तो उस वजह से ये गलत है, ठीक। नेक्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द ऑर्बिट इक्वल टू हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एनर्जी ई, बता दो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिवॉल्विंग सैटेलाइट इन ऑर्बिटल इज इक्वल टू हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एनर्जी। नहीं, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो सेम ही होता है, ठीक। डायरेक्ट साइन उल्टा होता है पर मैग्नीट्यूड सेम होता है। यहाँ हाफ बोल रहा है तो गलत है, यानी कि दोनों स्टेटमेंट क्या है, गलत है। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर इनकरेक्ट, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है डायमेंशन ऑफ 1/μ0 शुड बी इक्वल टू, और 1/μ0 से कुछ चीज़ें याद आ रहा है वेव ऑप्टिक्स में। सी जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता था, 1/μ0 ठीक। तो इसको अगर यूनिट देखा जाए तो 1/√, या फिर ऐसे देखा जाए तो 1/μ0 क्या हो जाएगा, C² के बराबर। तो यूनिट वाइज देखा है, मतलब डायमेंशन वाइज देखा जाए तो C मतलब मीटर पर सेकंड, L/T का द होल स्क्वायर, तो L² T की पावर -2, या फिर L/T यहाँ पे दे ही रखा है तो L/T का द होल स्क्वायर। थर्ड ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है कि इन द फिगर रेसिस्टेंस ऑफ द कॉइल ऑफ द गैल्वेनोमीटर G इज दिस। थोड़ा सा फोटो बड़ा कर लेते हैं। मतलब गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस बोल रखा है कि 2 ओम है, ठीक। द EMF ऑफ द सेल इज 4 वोल्ट, द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C1 एंड C2 इज क्या होगा, ठीक है। तो मतलब ये सर्किट दे रखा है, ठीक। अभी ये ऐसे इस तरह का जो सर्किट होता है जिसमें कैपेसिटर आता है, तो स्टेडी स्टेट में क्या होता है कि कैपेसिटर जो है वो करंट को ब्लॉक कर देता है। तो स्टेडी स्टेट में जो भी करंट होगा वो कैपेसिटर के थ्रू कुछ भी करंट जाएगा ही नहीं, ठीक। तो स्टेडी स्टेट में क्या होगा, जो करंट होगा वो इसके थ्रू कुछ भी नहीं जाएगा, तो सारा का सारा करंट इधर जाएगा। अब यहाँ पे भी इस पाथ में कोई भी करंट नहीं जाएगा, जो करंट होगा वो सिर्फ और सिर्फ इधर ही जाएगा, और फिर यहाँ से ऐसे जाएगा और फिर इस तरह से ऐसे निकल जाएगा। तो करंट का फ्लो कुछ इस तरीक़ा से होगा, ठीक। तो कितना करंट फ्लो होगा अगर वो हमें कैलकुलेट करना है तो वो क्या हो जाएगा, I = V/R, सिंपल। R क्या इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हो जाएगा, तो इस वाले पाथ के लिए इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना होगा, 6 + 2। गैल्वेनोमीटर का पोटेंशियल, गैल्वेनोमीटर का जो रेसिस्टेंस दे रखा है वो 2 दे रखा है, तो 6 + 2 8 + 8 16, तो रेसिस्टेंस कितना हो गया 16। तो I = V/R मतलब क्या,
4/16 यानी कि 1/4 एम्पियर। तो जो करंट हुआ वो कितना हो गया, 1/4 एम्पियर। ठीक है। अब हमें इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है, उसका रेशियो बेसिकली कैलकुलेट करना है। तो कैसे करें, तो इसमें अब हम क्या करेंगे कि जैसे कि ये अगर जो डायग्राम दे रखा है तो इसमें ये अगर 4 वोल्ट है तो इसको अगर हम 0 वोल्ट ले लें तो इसको हम 4 वोल्ट मान सकते हैं। किसी भी एक पॉइंट को हम 0 वोल्ट मान सकते हैं, ये स्वतंत्र होते हैं हम। तो लेट से इसको हम 0 वोल्ट मान लेते हैं, मतलब पॉइंट डी जो है उसको 0 वोल्ट मान लेते हैं। ठीक, तो इस रास्ते से अगर जाए तो यहाँ पे 4 वोल्ट का इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो ये वाला जो पॉइंट होगा वो कितना हो जाएगा, 4 वोल्ट का। ठीक, अच्छा अब इधर से इधर अगर गए तो करंट का जो फ्लो हो रहा है वो कुछ इस तरीके से हो रहा है। तो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होता है, पोटेंशियल डिक्रीज करता है। पोटेंशियल डिक्रीज करेगा तो यहाँ से यहाँ जाएंगे तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा। कितना डिक्रीज होगा, आई आर के बराबर। तो आई कितना है 1/4, आर कितना हो जाएगा 6। तो 6/4 का ड्रॉप होगा। 6/4 मतलब कितना, 3/2 यानी कि 1.5। तो 1.5 का ड्रॉप होगा, मतलब यहाँ से जब यहाँ जाएंगे तो ये 4 है तो 1.5 का ड्रॉप हुआ, कितना हो जाएगा 4 - 1 3, 3 - हाफ कितना 2.5। तो यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना हो जाएगा 2.5, यानी कि जो पॉइंट बी का पोटेंशियल हुआ वो कितना हो जाएगा 2.5। ठीक, अच्छा अब और आगे बढ़ते हैं। करंट अब इधर जा रहा है, इधर जा रहा है तो फिर ड्रॉप होगा कितना, आई आर के बराबर। करंट कितना 1/4, 1/4 इंटू 2, तो 2/4 यानी कि 0.5 का ड्रॉप हुआ। मतलब 2/4 मतलब 1/2, 1/2 का मतलब 0.5, 0.5 का ड्रॉप हुआ तो 2.5 था, तो यहाँ के क्या हो जाएगा 2 पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। ठीक, और फिर यहाँ का 0 हमने मान रखा है तो वही होगा। यहाँ पे आई आर जब आप कैलकुलेट करोगे तो उससे भी आ जाएगा कि मतलब वो आई कितना है 1/4, 1/4 इंटू 8 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 2 का ड्रॉप होगा तो 0 हो जाएगा, जो कि आना भी चाहिए था। ये वेरिफिकेशन के लिए यूज कर सकते हो। तो हमें सारे ही पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस, सारे ही पॉइंट का पोटेंशियल पता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है इसके अक्रॉस। तो कितना हो जाएगा 4 - 2 2। तो हमें क्या C1/C2 का रेशियो कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो C1 के अक्रॉस कितना ड्रॉप 2 का, C2 के अक्रॉस ड्रॉप कितना होगा 2.5 - 0 मतलब 2.5 का ड्रॉप। ठीक, तो रेशियो क्या हो जाएगा, ये पॉइंट है तो 2 और 4 से करेंगे तो 4 5, 5 से करेंगे तो 5 4 जा और 5 5 जा, तो 4/5 हो जाएगा रेशियो, 4/5 यानी कि सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आप चीज़ें अप्रोच कर सकते हो कि जितना ज़रूरत है उतना ही लिखें, फालतू के ज़्यादा चीज़ें ना लिखें। जो भी चीज़ें रफ वर्क करना है उसको रफ वर्क कर लो, और जो चीज़ें जैसे प्रोसीड करना है वैसे करो। टाइम बचाओ, देश बढ़ाओ। ठीक, मतलब अपना मार्क्स बढ़ाओ। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है कि ग्राफिकल वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इंसुलेटिंग सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर एंड विद डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर इज रिप्रेजेंटेड बाई क्या होगा। ठीक, अब यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर की वजह से कैलकुलेट करना है। तो सॉलिड स्फीयर की वजह से जो चार्ज होता है, सॉलिड स्फीयर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कैसे वेरी करता है। तो अंदर की तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है ρr/3 ε0। ये अंदर की तरफ आर लेस देन कैपिटल आर। और बाहर की तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन होता है वो क्या, सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड KQ/r²। में तो इसको ऐसे रिकमेंड करता हूँ कि बाहर को आप Q के टर्म्स में अगर याद करना है तो KQ/r² हो जाएगा, जहाँ R बाहर है। और इसी फॉर्मूला को अगर आप रो के टर्म्स में लिखना चाहते हो तो इसको ऐसे लिख सकते हो ρ⁴ इंटू r²। ठीक, मतलब बेसिकली मुद्दा ये होगा कि बाहर जो है 1/r² से वेरी करेगा और अंदर जो है वो r से वेरी करेगा। तो अंदर जो है वो r मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, और बाहर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r² या फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। तो अंदर की तरफ इंक्रीज करेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, और बाहर जो है वो 1/r² से मतलब ऐसे चेंज होगा। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। ये सीधा सीधा दिख रहा है, ये डायरेक्ट आपके नोट्स में होगा। मतलब काफ़ी स्टैंडर्ड सा एक्सप्रेशन है, इसको डायरेक्ट पढ़ाया ही जाता है, कुछ भी नया नहीं है। इसको आपको बिना ये पढ़े, बिना, मैं तो यहाँ पे बता दिया फॉर्मूला, आपको रिकॉल करने की भी ज़रूरत नहीं थी। इसमें से 80 to 90% लोगों को मैं एक्सपेक्ट कराऊंगी ये चीज़ें याद ही होगा। ये ग्राफ भी आपको कराया गया होगा, तो डायरेक्ट आप देख के मार सकते थे इसको टिक और आगे बढ़ सकते थे। ठीक, अगर थोड़ी सी भी पढ़ाई आपने की होगी तो। अगला सवाल देखते हैं। टू फोर्सेस हैविंग मैग्नीट्यूड दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट विल बी क्या होगा। अब ये लो, बच्चों वाली चीज़ है।
90 डिग्री पे दो वेक्टर दे रखा है, दोनों को ऐड करना है, ए और a/2, अंडर रूट ऑफ a² प्लस b², तो अंडर रूट ऑफ a² प्लस a²/4, ठीक। तो a² बाहर आ जाएगा, 1 + 1/4 बचेगा अंदर के तरफ, तो ये मतलब a² से a बाहर आएगा और अंदर के तरफ क्या 1/4, तो a इंटू रूट 5/4, 4 से क्या 2 बाहर आ जाएगा, तो रूट 5 a/2, यानी कि फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक। 1 मिनट कैमरा ऑन करते हैं थोड़ा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला सवाल बोल रहा है कि एन एयर बबल ऑफ वॉल्यूम दिस राइज फ्रॉम द बॉटम ऑफ द लेक 40 मीटर डीप to the surface at a temperature 12 degrees Celsius. The atmospheric pressure is this, the density of water is this, and the G is this. There is no difference in the temperature of water at a depth 40 meter and on the surface. The volume of the air bubble when it reaches the surface is क्या होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे दे रखा है कि 40 मीटर नीचे एक बबल है, वो बबल नीचे से ऊपर उठ रहा है, बबल है मतलब अंदर हवा भरा होगा, ठीक। और दे रखा है कि टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, मतलब नीचे जो टेम्परेचर वही टेम्परेचर ऊपर भी है, तो यानी कि ये प्रोसेस कौन सा है, कांस्टेंट टेम्परेचर का। कांस्टेंट टेम्परेचर में क्या होता है, पी भी कांस्टेंट होगा, मतलब प्रेशर इनटू वॉल्यूम जो होगा वो कांस्टेंट होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ का P इंटू वी दैट शुड बी इक्वल टू टॉप सरफेस का प्रेशर इंटू वॉल्यूम, ठीक। तो बस वही लिखते हैं, लेट से ऊपर टॉप सरफेस को A और नीचे वाले सरफेस को B बोल देते हैं, ठीक। यहाँ पे क्या कुछ A और B बोल रखा है क्या, टॉप बॉटम सिर्फ दे रखा है, ठीक। कोई बात नहीं, A और B हम ले लेते हैं, टॉप को, एक टॉप को और B बॉटम को ले लेते हैं, ठीक। बॉटम पे अगर प्रेशर इनटू वॉल्यूम लिखे तो क्या हो जाएगा, बॉटम पे प्रेशर कितना होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस ρgh के बराबर होगा। तो ρgh मतलब कितना, लेट से ऐसे ही लिख देते हैं, ρgh मतलब कितना 40, ρg को ऐसे ही रहने देते हैं अभी। तो प्रेशर इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना हो जाएगा, अब वॉल्यूम दे रखा है बॉटम पे कितना 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो उसको ऐसे ही ले लेते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब, दैट शुड बी इक्वल टू प्रेशर ऑन द टॉप इनटू वॉल्यूम। प्रेशर ऑन द टॉप जो होगा वो किसके बराबर होगा, P0 के बराबर होगा, तो बस P0 प्रेशर वही हो गया इनटू वॉल्यूम। लेट से वहाँ पे V0 बोल देते हैं, वहाँ पे वॉल्यूम नहीं पता है, वही हमें कैलकुलेट करना है कि जब वो एयर बबल ऊपर आएगा तो वहाँ पे वॉल्यूम कितना होगा। तो बेसिकली हमें ये V0 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो बस इसको प्रोसीड करते हैं। अब इसको क्या कर देंगे, तो V0 इजकल टू क्या हो जाएगा, अगर P0 को इधर भेजें तो इस P0 को तो कैंसिल करके 1 बना देगा, और प्लस कितना होगा, ρg इंटू 40/P0 हो जाएगा इंटू 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। तो बस 1 और रो की, अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, रो की वैल्यू कितना, डेंसिटी ऑफ वाटर कितना 1000, और जी की वैल्यू क्या दे रखा है 10, जी की वैल्यू 10 दे रखा है, ठीक। ये ध्यान देंगे कि जो एच है यहाँ पे मीटर में दे रखा है, इसको मीटर में होना चाहिए था, अगर ये सेंटीमीटर में होता तो मीटर में हम कन्वर्ट कर लेते, क्योंकि यहाँ पे हम ρgh और P0 जो है इसमें सबका जो यूनिट है वो सेम होना चाहिए, ठीक। तो एसआई यूनिट में सब कुछ हम लेके चलेंगे। और यहाँ पे आप बोलोगे फिर इसको एसआई यूनिट में क्यों नहीं कन्वर्ट कर रहे हो, अब इसको इसलिए कि मतलब फाइनल जो वॉल्यूम होगा वो सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा, उससे अपने को क्या लोचा है, फाइनल वॉल्यूम पूछ भी रहा है सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक। तो एसआई यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए आप बेवकूफ़ की तरह सब कुछ नहीं कन्वर्ट करने चले जाएंगे, इसको कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये एक सेपरेट इंटिटी है, ठीक। यहाँ पे जो इंटिटी सब कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है वो सारे इंटिटी सेम में होना चाहिए, तो ये पूरा का पूरा मसाला एक यूनिट में और ये अलग यूनिट हो तो कोई मतलब नहीं है, फाइनल जो वॉल्यूम ही है ये मतलब वॉल्यूम का ही यूनिट है, फाइनल भी हमें वॉल्यूम ही मिलना है, तो दोनों का सही यूनिट सेम होगा, ये अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, ठीक। ये क्या 1000 इंटू 10 इंटू 40, और P0 की वैल्यू क्या दे रखा है 10⁵, यहाँ पे 10⁵, ठीक, इंटू 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको काट कूट करें तो क्या 1 2 3 4 5 0, 5 0 खत्म, तो बचा क्या सिर्फ 4 और ये 1, तो 1 + 4 कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर क्यूब। तो जो फाइनल वॉल्यूम होगा वो क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि फाइनल वॉल्यूम फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अगला सवाल लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रखा है कि ए सिलेंड्रिकल वायर ऑफ मास दिस हैज ए लेंथ दिस एंड रेडियस दिस, द मैक्सिमम एरर इन द डेंसिटी विल बी, क्या होगा, ठीक है। मतलब मास लेंथ और रेडियस में जो एरर है वो दे रखा है, मैक्सिमम एरर इन इट्स डेंसिटी, और ऑप्शन देखा जाए तो परसेंटेज एरर की बात हो रही है, ठीक। तो परसेंटेज एरर इन डेंसिटी कैलकुलेट करना है, तो डेंसिटी क्या होता है मास बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है एरिया इंटू लेंथ, एरिया क्या होता है πr² इंटू लेंथ, ठीक। तो ये फॉर्मूला हो गया, पाई कांस्टेंट है, उसका एरर कैलकुलेशन में कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है। अब इसको अगर हम लिखे तो डेल्टा D/d
क्या हो जाएगा, डेल्टा एम बाई एम प्लस, मतलब सबका जो फ्रैक्शनल एरर अगर कैलकुलेट करते हो, सबका फ्रैक्शनल एरर हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। भले ही जैसे रेडियस का जो एरर होगा वो भी ऐड ही होगा, भले डिनोमिनेटर में है, लेकिन सारा एरर क्या होता है, हम ऐड करते हैं। ठीक, तो ये ध्यान देंगे। प्लस ट्वाइस ऑफ डेल्टा आर बाई आर, और यहाँ पे ट्वाइस क्यों आएगा, ये आपको पता है कि आर स्क्वायर है, तो उसके यहाँ पे जो जो पावर होता है मतलब यहाँ पे आ जाता है। ठीक, लेंथ का पावर 1 है तो वो 1 ही रहेगा, तो प्लस डेल्टा एल बाई एल, ये फार्मूला बना। अब परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना है तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे ओवरऑल, तो जो भी आएगा, सॉरी 1 मिनट, पेंसिल का बैटरी डाउन है। तो ये क्या हो जाएगा, अब पहले तो ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि ये कितना होगा। तो मतलब बेसिकली इसमें डेल्टा एम क्या होता है, मतलब एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास। तो डेल्टा एम ये है और मास ये है। ठीक, तो अपने को कैलकुलेट क्या करना है, दिस इंटू 100 परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना है, तो दिस इंटू 100 अपने को कैलकुलेट करना है। अब लेट्स इसको खोपचे में इधर सॉल्व करते हैं। ठीक, तो ये सब मसाला लिखते हैं। तो डेल्टा एम बाई एम क्या हो जाएगा, डेल्टा एम क्या मतलब 0.01 बाई मास कितना 0.4। अब अगेन यहाँ पे हम रेशियो में जो भी यूनिट है उसमें चक्कर में नहीं पड़ेंगे कि इसका ऐसा यूनिट में कन्वर्ट किया जाए, क्योंकि एट द एंड इसको भी आप कन्वर्ट करोगे, इसको भी कन्वर्ट करोगे। रेशियो कैलकुलेट करते समय वो सब कट फट के खत्म ही हो जाएगा। ठीक, तो जो भी यूनिट दे रखा है उसी यूनिट में डायरेक्ट पुट कर देने का, कुछ भी यूनिट चेंज करने का कोई लोचा यहाँ पे नहीं है, क्योंकि हमें रेशियो कैलकुलेट करना है। ठीक, मतलब कुछ भी आप एमएम में, सेंटीमीटर, ग्राम जो भी दे रखा है डायरेक्ट यहाँ पुट कर सकते हो, क्योंकि सब में रेशियो ही कैलकुलेट करना है। ठीक, और एट द एंड हमें परसेंटेज एरर इसका कैलकुलेट करना है। ठीक, तो ट्वाइस डेल्टा आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा आर मतलब 0.03/6 प्लस डेल्टा एल में क्या 0.04 और डिवाइडेड बाई 8, तो 0.04 डिवाइडेड बाई 8। ठीक, और इंटू 100, ये पूरा का पूरा जो मसाला है इस पूरे मसाले को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो ये क्या बन जाएगा 1/100, और ऊपर का ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 जाएगा, एक जीरो कैंसिल हो जाएगा तो एक ही जीरो बचेगा, तो 1/40 हो जाएगा। 2 और 3/6 यानी कि 1/2, और डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। प्लस 4/8 का अगेन 1/2 बन जाएगा, और डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, तो 1/200 हो जाएगा इंटू 100। ये क्या बनेगा, ये हो गया 200 नीचे 45 जा, तो 5 प्लस 200 ऊपर 2 है और ये 1, तो 2 + 1 इंटू 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो साफ, 5 2 7 1 8/2 4%। तो जो परसेंटेज एरर होगा 4%, यानी कि सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन विल हैव सेम डी ब्रॉगली वेवलेंथ व्हेन देयर रेशियो ऑफ मोमेंटम इज, क्या होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो दे रखा है वो सेम है, मतलब लैम्डा ऑफ प्रोटॉन जो है वो लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, H/P। तो अगर लैम्डा सेम है तो P भी सेम होगा, P का रेशियो हमें कैलकुलेट करना है, तो H/P ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, H/मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लैम्डा लैम्डा के H कैंसिल, जो ये दोनों मोमेंटम होगा वो भी बराबर होगा, तो रेशियो जो है वो क्या 1 बन जाएगा। ठीक, तो ये मतलब रेशियो हो जाएगा। अब इसमें ये फालतू का ये इन्फॉर्मेशन दे क्यों रखा है, उकसाने के लिए आपको। बहुत सारे लोग होंगे क्या H/Pe लिखेंगे तो, पर P को कन्वर्ट कर दे √2m/e में। ठीक, और √2 मास ऑफ मतलब यहाँ पे प्रोटॉन और ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और फिर इस इन्फॉर्मेशन का यूज करने लग जाएंगे, फिर कुछ रेशियो उल्टा सीधा आ जाएगा। ठीक, और उसको टिक मार्क कर देंगे, वो मैच तो करेगा ही, दिख रहा है कि ये वाला मैच कर जाएगा शायद। तो वो एरर ना करे, थोड़ा ध्यान से रखे, मतलब होश में क्वेश्चन पढ़ेंगे क्या दे रखा है, मोमेंटम का ही रेशियो पूछ रखा है डायरेक्ट, वो एनर्जी का रेशियो निकल जाएगा अगर वो पुट किए तो वो नहीं करना है। वो कभी कभी जेईई मेंस में आप 1-2 क्वेश्चन में तो देख ही लोगे, फालतू का इन्फॉर्मेशन दे के रखता है, वो उकसाने के लिए कि कुछ गलती करो आप, ये दे ही उसलिए रखा है। फ्लो में अगर क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, फोकट का 4 मार्क्स मिल रहा है, दिख रहा है, सिंपल पता है तो आप मिल रहा है, उकसाने के लिए दे रखा है कि कर दो गलती और खो दो, तो ये सब चीज़ें नहीं करेंगे। तो ये जितने भी MCQ इसके प्रॉब्लम्स थे ये सारे हो गए। अब जो इसमें इंटीजर टाइप की जो प्रॉब्लम है उसको हम नेक्स्ट सेशन में ले लेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, इसका जो सेमी पेपर का, इसी पेपर का जो इंटीजर वाला होगा उसको अगले सेशन में ले लेंगे। ठीक, थोड़ी सी आवाज़ थोड़ी अलग थी, एनर्जी थोड़ा अलग, मतलब इधर उधर, मेरा एक्चुअली 2 दिन से तबीयत ख़राब था तो थोड़ा सा एनर्जी में इधर उधर आपको दिखना होगा, आवाज़ थोड़ा अजीब लग रहा होगा,
एनर्जी का तो खुद से कोशिश कर ही रहा हूँ। बाकी आप पढ़ाई करते रहें, एज यूजुअल जो करें रिवाइज करते रहें। हेल्थ का ज़रूर आप ध्यान रखें, क्योंकि अभी आपका अगर 2-3 दिन के लिए भी हेल्थ इधर उधर हुआ तो नुकसान ज़्यादा हो सकता है। ठीक, पानी रेगुलर इंटरवल पे पीते रहें, प्रॉपर हेल्थ का ध्यान रखें। खाना पाना भी जो तेल मसाला वाला जो चीज़ें होती है थोड़ी कम खाएं। बाहर के सामान अभी बिल्कुल अवॉइड करें, बिल्कुल भी ना खाएं। ठीक, थोड़ी सी अभी मौसम भी थोड़ा जैसे कि सुबह में ठंड लग रहा है और दिन में गर्मी हो रही है, इस टाइप का मौसम ज़्यादातर जगहों पे हो रहा है। रीजन वाइज भी डिपेंड करता है। इधर नॉर्थ साइड वेस्ट जोन में जो लोग होंगे वो ऐसे रीजन मतलब मौसम हो रहा है, तो सुबह में भी गलतियाँ ना करें जो मैंने किया कि मतलब सुबह में थोड़ा लापरवाही किया, उसकी वजह से 2 दिन तबीयत पूरी ख़राब थी, तो वो आप ना करें। ठीक, बाकी एज यूजुअल पढ़ाई करते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में।